आपने मार्केटिंग की वो टेक्निक तो देखी भी होगी और सीखी भी होगी कि आपको अपने ऑडियंस तक अपना ब्रांड नेम पहुंचाना है या आपको अपने कम्युनिकेशन करनी है, अपने ब्रांड को कम्युनिकेट करना है। हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज बात करूंगा कुछ मार्केटिंग हैक्स के बारे में जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं। सबसे पहला जो मार्केटिंग हैक है वो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अब सही डेफिनेशन तो मैं भी नहीं बता सकता कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग की यहाँ पे मैं क्या लेके चलूं, लेकिन मैं जिस मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट मार्केटिंग ही है। एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट है मेरे पास आयुर्वेदिक के, मेरा ब्लॉग है फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल भी है फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प के नाम से, और भी बहुत सारे अकाउंट जो मैंने बनाए थे वो फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प के नाम से बनाए थे। और एक्चुअल बाद में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में आना है। तो मेरी जो ऑडियंस है वो फार्मा के हिसाब से क्रिएट हुई, लेकिन मेरा बिजनेस मेरे आयुर्वेदिक के हिसाब से डेवलप हुआ, क्योंकि आयुर्वेदिक में फ्रेंचाइजी इतना कॉमन वर्ड नहीं है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कॉमन वर्ड होता है, और फार्मा में फ्रेंचाइजी वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आयुर्वेदिक में थोड़ा सा चेंज है, दोनों का कस्टमर टाइप सेम हो सकता है, दोनों को बेचने का तरीका सेम हो सकता है, लेकिन फिर भी सेक्टर वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने जो भी किया वो सब इनडायरेक्ट वे से किया। मैंने वेबसाइट को प्रमोट किया अपने ब्लॉग के थ्रू, मैंने अपनी ऑडियंस क्रिएट की अपने ब्लॉग के थ्रू, यूट्यूब के चैनल के थ्रू, और उसी के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया। तो इसको मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहता हूँ, क्योंकि जब सभी लोग आपको अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं अपने प्रोडक्टों को केवल गूगल पे अच्छी रैंकिंग पे, कुछ खास कीवर्ड्स की अच्छी रैंकिंग पे करने के लिए काम कर रहा था। तो वो सब मैंने इनडायरेक्ट वे से किया, और आज भी मैं डायरेक्टली, हमारी जो टीम की मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है वो डायरेक्टली नहीं रहती। अब भी हम डायरेक्टली बहुत कम ऐसा करते हैं कि हम किसी को डायरेक्टली फ़ोन करते हैं। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास पहले आए, हमारी वेबसाइट के थ्रू आए, हमें वीडियो के थ्रू देखे या हमारा ब्लॉग पढ़ के आए, तो किसी भी तरह आए वो पहले हमसे कॉन्टैक्ट करे, और जब उसको अच्छा लगे तो वो हमारे साथ जुड़े, ना कि हम उसको प्रेशराइज करें कि वो हमारे से जुड़ना चाहिए। तो इसको मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहता हूँ। तो अगर सब अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो और वहाँ से कुछ आप ऐसी चीज़ लेके आते हो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत कामयाब रहती है। तो मेरे बिजनेस के लिए मेरी जिस टर्म को मैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहता हूँ, ये बहुत ही कामयाब रही है, और जिस चीज़ के लिए कंपनियाँ लाखों खर्च करती है साल में, महीनों में, और वो चीज़ मैंने फ्री में ही करी थी अपनी इनडायरेक्ट मार्केटिंग के बेसिस पे। सेकेंड नंबर पर बात करता हूँ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। एक्चुअली शुरू में जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि जो मार्केट की डिमांड हो वो आप उनको दे सको, क्योंकि आपने स्टार्टिंग जब आप करने चलते हो तो आप चाहे रिसर्च कर लो मार्केट में, तो जो मार्केट कहती है जरूरी नहीं है कि जब आप वो लेके जाते हो तो वो खरीदना भी पसंद करती है, क्योंकि लोग तो कह देंगे कि मेरा ये चलता है, आप ये लॉन्च कर लो तो मैं ये ले लूंगा। लेकिन जब आप उसको वो प्रोडक्ट लेके जाते हो तब आपको एक्चुअल पता लगता है कि मार्केट की नीड वो नहीं थी जो वो कह रहे थे, मार्केट नीड कुछ और थी। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए तो वो मोस्टली एक्सपायरी थे। आयुर्वेदिक में 3 साल की एक्सपायरी होती है, लेकिन फिर भी मोस्टली स्टॉक मैंने पहला अपना जो स्टॉक बनवाया था वो एक्सपायरी कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरे जो मोस्टली प्रोडक्ट है वो मैंने 2 बेसिस पे लॉन्च किए। या तो वो मेरे लिए इजीली अवेलेबल हो सकते थे, या वो मेरे कस्टमर उसको डिमांड करते थे, लेकिन वो कस्टमर जो उसका एक अच्छा स्टॉक लेने के लिए तैयार रहता था। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे लूंगा या मंथली बेसिस पे लूंगा तो उसके लिए मैंने वो लॉन्च कर दिया था। वो कहेगा कि मेरे को इतनी क्वांटिटी मैं आपसे उठा लूंगा, और जैसे ही आपका रेडी हो जाए तो आप मेरे को भेज दो ये क्वांटिटी। तो उन बेसिस पे मैंने प्रोडक्ट शुरू किए, और वो मेरे बेस्ट प्रोडक्ट थे जो मैंने लॉन्च किए। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो तो एक तो वहां पे आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि आप सारी चीजें पहले ही कस्टमर्स को ओपन कर चुके हो कि ये क्वालिटी आएगी और ये रेट पड़ेगा। तो वहां पे एक तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है रेट के मामले में। दूसरा ये होता है कि आपको पता है कि आज उस कस्टमर ने अगर इतनी क्वांटिटी ली है तो वो 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद उसको रिपीट जरूर करेगा, उन सेम रेट पे ही करेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ता है, लेकिन आपको श्योरिटी हो जाती है, ऑलमोस्ट आपको श्योरिटी हो जाती है। अगर आप पहले अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो तब श्योरिटी होगी। अगर आपने कहा कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, इन रेट में दूंगा, और आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी तो दूसरी बात है। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी दी है
और आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि इनके रिजल्ट आएंगे, तो आपको ये सियोरिटी हो जाती है कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा है कि आपके दूसरे क्लाइंट अगर आपके नहीं भी लेंगे तो आपका ऑर्डर वहां से रिपीट होगा, तो आपका वहां पे स्टॉक निकल जाएगा, तो एक्सपायरी के चांसेस वहां पे कम हो जाएंगे। तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअल में कस्टमर की नीड क्या है, क्योंकि एक्चुअल में कस्टमर की नीड तब है जब वो उसको खरीदने के लिए तैयार है। ये नहीं है कि मेरे पास ये चलता है, आप ये लेके आओगे तो मैं ये खरीद लूंगा, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे उसकी बाउंडेशन नहीं होती, उसको नीड नहीं होती, वो सिर्फ एक अजम्पशन करके चल रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा चल रहा है तो ये लेके आएगा तो यही इसका भी मैं चला सकता हूँ। लेकिन जब वो डिमांड करता है कि जैसे ही आपके पास स्टॉक हो तो आप बेच देना, या वो वेट करता है उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, प्रोडक्ट की जो आपकी लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी होती है, वो बड़ी बेटर रहती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरे क्लाइंट पे भी बहुत अच्छा चलता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं यूजिंग फ्री टूल्स। एक्चुअली हमें लगता है कि मार्केटिंग का हमें एडवर्टाइज करना, रेडियो पे, टीवी पे, यूट्यूब पे ऐड चलाना, ये सभी मार्केटिंग होती है। लेकिन जब हम स्मॉल बिजनेस होते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जो भी फ्री टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनका आपको यूज करना है मार्केटिंग के लिए। मेरे पास ब्लॉगिंग सबसे सस्ता वे था, क्योंकि इसके लिए मैंने ब्लॉगर पे शुरू किया था, तो शुरू में तो मैंने कोई पैसा भी यूज नहीं किया था। फिर 6 महीने बाद मैंने डोमेन नेम, केवल डोमेन नेम 800 रुपए के आसपास, 750-800 रुपए के आसपास मैंने डोमेन नेम खरीदा था, उसको मैंने रिडायरेक्ट करके इंस्टॉल कराया था ब्लॉगर पे ही। तो मेरा साल का खर्चा 800 रुपये था, और वेबसाइट बनवाई थी कंपनी की। लेकिन उसके बाद उसको प्रमोट करना, वो तो चलो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार को तो हम फ्री टूल्स में ही मानते हैं, फ्री में ही मानते हैं। लेकिन ये जो आपको अपने आसपास ये सब देख के चलना है कि आपके पास फ्री टूल कौन कौन से अवेलेबल है। यूट्यूब आपके लिए फ्री है, ब्लॉगिंग आपके लिए फ्री है, फेसबुक आपके लिए फ्री है, इंस्टाग्राम आपके लिए फ्री है, तो बहुत सारे आपके पास सोशल नेटवर्क्स है जो फ्री है, जिनके यूज कर सकते हो आप फ्री में। जरूरी नहीं है आपको हाई पेड टीवी एड पे ही जाना है, या आपको गूगल एड चलानी है, या फेसबुक एड चलानी है, तो फ्री में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी आपकी जो कस्टमर है वो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। जब आप बड़े हो जाओ, आपके पास रिसोर्सेज बढ़ जाओ, तो आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को कितना भी बड़ा ले जा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको फ्री टूल्स का ही यूज करना चाहिए। 4 नंबर पे बात करते हैं कॉपिंग अदर्स के बारे में। हो सकता है कि आपके पास एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है तो वो इतनी बेटर नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आपको अगर लगता है, आप देखते हो, थोड़ा एनालिसिस करते हो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, और आपको लगता है कि आपसे दूसरी इंडस्ट्री में कोई इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है और वो उसके लिए कामयाब है, और या आपकी ये इंडस्ट्री में कोई ऐसा पर्सन है जो कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके जा रहा है जिससे उसको काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप उसको अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने लिए यूज कर सकते हो। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि उसने भी कहीं और से सीखी हो। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, तो कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि आप उसको वैसी की वैसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसके पास रिसोर्सेज कुछ और हो, उसकी नीड कुछ और हो, उसके कस्टमर की नीड कुछ और हो। आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके और अपने लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 5th नंबर पे बात करता हूँ वेट एंड वॉच पॉलिसी। और इंडस्ट्रियों का तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ पे क्लाइंट 3 साल बाद भी आपके पास वापस आ सकता है। इसीलिए जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है। अगर मेरे को आज कोई क्वेरी भेज रहा है और मैं उसको सारी डिटेल्स भेज रहा हूँ, सारे प्राइसेस, प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट कार्ड वगैरह, इमेजेस वगैरह सब कुछ फाइनलाइज कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो आज मेरे से फाइनल ना हो, 6 महीने बाद फाइनल हो, 6 महीने बाद नहीं हो तो साल बाद, जब उसको जो कंपनी लेके जा रहा है, जो कंपनी वो चला रहा है, उसको बंद करता है, तो तब मेरे पास आए। उसी तरह अगर आप मेडिकल रैप हो या आप एथिकल मार्केटिंग में डायरेक्टली आए हो, प्रिस्क्रिप्शन बेस में आए हो, तो आज आप डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आज उसके पास स्पेस नहीं हो आपके प्रोडक्ट के लिए, तो हो सकता है कि साल बाद कोई कंपनी उससे जाए या किसी कंपनी का प्रोडक्ट शॉर्ट हो, तो वो आपको एक चांस दे या आपके साथ जुड़ना पसंद करे। तो मार्केटिंग में वेट एंड वॉच पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हैक है कि आपको वेट करनी है, वॉच करना है, और जैसे ही आपको मौका मिले आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लो। तो ये 5 तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैक्स की मैंने यहाँ पे बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।